अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम रेड स्पॉट बायोलॉजी का टॉपिक 1A जो है वो डिस्कस कर रहे थे। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिए थे। इसके बाद हम जो है वो फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, यानी इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर नहीं दी गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर ऐसे नज़र आएंगे जो कि आपके टॉपिक से ऊपर होंगे, या जिसकी इन्फॉर्मेशन टॉपिक का नाम तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। तो माइक्रोस्कोप आपकी बुक के अंदर दिया हुआ तो है, लेकिन बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, 3-4 लाइनों के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो डिटेल नहीं दी हुई। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसके अंदर डिटेल नहीं होगी और इसके अंदर वो क्वेश्चन मौजूद होगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख लें या चाहे तो स्किप कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने सारे एक्सप्लेन करने क्वेश्चन, तो मैं जो है वो स्किप नहीं करूँगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि विच ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर वुड बी क्लियरली सीन in a suitably stained plant cell under the light microscope। देखिए this one is very important, light microscope। जब भी आप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, आपने 3 तरह के माइक्रोस्कोप पढ़े हैं, लाइट, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन। एक्सरे की बात नहीं करते, लेकिन लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप वो है जो कि आपकी लैब्स के अंदर होता है। इसकी मैग्निफिकेशन भी और इसकी रेजोल्यूशन भी, रेजोल्यूशन होता है दो बहुत करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके दिखाने की एबिलिटी, ये बहुत कम होती है। तो ये बड़े स्ट्रक्चर को तो दिखा देगा थोड़ा बहुत क्लियरली, वो भी नज़र नहीं आते, मतलब आप इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाते हैं। छोटे स्ट्रक्चर आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते, तो आपने याद रखना है वो कौन से छोटे स्ट्रक्चर हैं जो आप लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। नंबर 1 इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन वी हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन वी हैव राइबोसोम्स एंड देन वी हैव लाइसोसोम्स। अगर आपने ये 4 याद रख लिए तो आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो जिनमें भी ये 4 मौजूद होंगे वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली नजर नहीं आएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल देखा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया यस नजर आता है, न्यूक्लियाई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन चौथे में इन्होंने दे दिया राइबोसोम, सो दिस इज नॉट द आंसर। अगेन क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल देखा जा सकता है, न्यूक्लियाई बिल्कुल देखा जा सकता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल की बात हो रही है, अगर एनिमल सेल की बात हो रही है तो वैक्यूल बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर आपको पता है एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो सेल के सेंटर को ऑक्यूपाई करता है, तो वैक्यूल देखा जा सकता है। स्टार्च ग्रेन्स ये वो बैग्स हैं कि जिसके अंदर प्लांट अपनी फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये वैसे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सूटेबली स्टेन। अब स्टेन अगर आप यूज करें तो स्टार्च के ऊपर जब स्टेन यूज किया जाता है तो वो पर्पल हो जाता है, तो ये क्लियरली नजर आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये चारों चीजें जो हैं ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाएंगी। इसमें क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया, ER आप नहीं देख सकते, गोल्जी भी नहीं देख सकते, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ जाएगा, न्यूक्लियाई नजर आ जाएगा, बट 2 चीजें नजर नहीं आएंगी। अगेन एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम्स, बाकी 2 चीजें नजर आ जाएंगी। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 ये भी अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, विच सेल कंपोनेंट्स व्हेन अप्रोप्रिएटली स्टेन विल बी क्लियरली विजिबल अंडर द हाई पावर ऑफ अगेन लाइट माइक्रोस्कोप। बात लाइट माइक्रोस्कोप की हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम नहीं देखा जा सकता, राइबोसोम नहीं देखा जा सकता, तो जिसके अंदर इन दो पे क्रॉस लगा हुआ है वो हमारे आंसर हो सकते हैं। एक ही ऑप्शन है कि जिसके अंदर इन 2 के ऊपर क्रॉस लिखा हुआ है, तो डी जो है हमारा आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया ये देखा जा सकता है, छोटा होता है बट क्लियरली विजिबल नहीं होता, नजर आता है बट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। स्टार्च ग्रेन्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं, कब देखे जा सकते हैं, अल्लाह ये कहाँ चला जाता है, स्टार्च ग्रेन्स कब देखे जा सकते हैं, जब इन्हें प्रॉपर्ली स्टेन किया जाए। जहाँ तक मुझे याद है इसे आयोडीन के साथ स्टेन किया जाता है, जिसकी वजह से ये पर्पल हो जाता है। शायद कोई एक्सपेरिमेंट भी होता है इससे रिलेटेड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। ओके, सो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनल आर न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूक्लिक एसिड का नाम आएगा तो हम बात करेंगे DNA की और RNA की, ठीक है। ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है कि जहां पर न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाते, यानी ना तो DNA होता है ना RNA, दोनों में से कोई भी नहीं होता। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है सेल के ऑर्गेनल्स का, तो आपको पता होगा कि सेल के अंदर जो DNA होता है वो 3 जगहों पर होता है। मेनली जो बच्चों को पता होता है वो पता होता है न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा 2 जगहें ऐसी हैं कि जहां पर ये DNA पाया जाता है। एक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना छोटा सा DNA होता है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर। और एक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी DNA होता है। तो ये 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके पास DNA है, यानी इनमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, तो दीज आर नॉट द आंसर्स।
अब बच गए ये दो, गोल्जी एपरेटस और राइबोसोम। अब अगर आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो शायद आपको पता हो कि राइबोसोम दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक इसके अंदर प्रोटीन्स होती है, 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं राइबोसोम के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपने पढ़ा होगा RNA, राइबोसोमल RNA। तो इसके अंदर एक तरह का RNA पाया जा रहा है, RNA न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइबोसोम के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड है। जो जब तीन चीज़ों में हो गया तो चौथा ऑप्शन आपके पास बच गया, वो है गोल्जी एपरेटस। इसके पास ना तो DNA होता है, ना इसके पास RNA होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द ऑर्गेनेल जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। अच्छा भाई, अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स and having a diameter of 20 nanometer, बहुत छोटा है, is found attached to the membrane in the cells। अच्छा भाई देखें, इन्होंने बहुत आसान सी बात की, जब इन्होंने ये मेंशन किया था तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि दो पार्ट से मिली हुई चीज़ क्या होती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये फाउंड है अटैच टू द मेम्ब्रेन इन द सेल। तो ये दो हिंट है आपके पास कि ये कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है। गोल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें तो ये किसी दो पार्ट से नहीं बना होता, ये इस तरह के सिंपल से बैग होते हैं, फ्लैट बैग्स होते हैं, तो ये किसी दो पार्ट से नहीं बना होता। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो दो मेम्ब्रेन है, दो लेयर है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर भी होती है, कोई दो अलग अलग पार्ट्स नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। लाइसोसोम एक सिंगल सा बैग होता है जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो लाइसोसोम भी नहीं है। द लास्ट वन इज राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये दो इस तरह की यूनिट से मिलकर बनता है, एक बड़ा यूनिट होता है जो कि डोम शेप होता है, मकबरे की तरह, और एक छोटा यूनिट होता है जो कि कैप की तरह होता है। तो ये लार्जर सब यूनिट कहलाता है, ये स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है। फाउंड अटैच टू द मेम्ब्रेन्स, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला होता है, ये उसके ऊपर अटैच होते हैं, उसके ऊपर स्टिक हुए हुए होते हैं, और इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और पिछले उसके अंदर हमने पढ़ा था कि राइबोसोम के अंदर RNA पाया जाता है और प्रोटीन्स, ये दोनों मिलाकर जो राइबोसोम बनाने की जिम्मेदारी होती है वो किस ऑर्गेनल की होती है, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जिम्मेदारी होती है न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलस है। Now which organelle would be more prominent in a secretory cell than in a ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी सीक्रेटरी सेल है, यानी जिस सेल ने भी कुछ ना कुछ बनाकर बाहर छोड़ना होता है, उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। एक उसके अंदर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और दूसरा उसके अंदर होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा वाला? रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनने के बाद जाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करता है, चेंजेस लेकर आता है, और फिर उन्हें बैग में बंद करता है, और बंद करने के बाद सेल के बाहर छोड़ देता है। तो इसका काम सीक्रीशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र नहीं आ रहा, बट गोल्जी बॉडीज नज़र आ रही हैं। लाइसोसोम का काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सेल के अंदर जो पुराने पार्टिकल्स हैं या जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो खाना डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी होती है वो लाइसोसोम की होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक करना ताकि उससे ATP प्रोड्यूस किया जा सके। सो दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली बैग्स होते हैं जिनके अंदर मटेरियल सेल में आता है और इसमें कोई लिक्विड पार्टिकल होता है, तो ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ सेल कंपोनेंट्स? ये वही क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, कि जिसके अंदर सेल को खोल के एक मशीन के अंदर घुमाया जाता है और कम स्पीड के ऊपर जो है वो बड़े पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है छोटे पार्टिकल नीचे जाके बैठते हैं। तो अगर आपको वो याद है तो उसमें सबसे पहले आपने देखा था कि सबसे कम स्पीड के ऊपर जाकर जो नीचे बैठा था वो न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट होता है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट होता है, तो इसमें से अगर आप गौर करें तो एक ही ऑप्शन है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस दिया हुआ है। ये अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये तो लाजिम पता होना चाहिए कि सबसे छोटा जो है वो राइबोसोम होता है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो राइबोसोम दो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, लेकिन इसमें राइबोसोम लास्ट में दिया हुआ है और न्यूक्लियाई सबसे पहले दिया हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वो सीक्वेंस याद नहीं है तो दोबारा से चैप्टर नंबर 4 के अंदर वो डायग्राम देखें। सबसे पहले आपको नजर आएगा कि न्यूक्लियस नीचे जाके बैठता है, उसके बाद आपको नजर आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आपको नजर आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लाइसोसोम्स भी होते हैं, और उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है।
ओके, यहाँ पर क्या है भाई, न्यूक्लियाई है, ठीक है। न्यूक्लियाई के बाद क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है। प्लांट सेल की बात अगर करें तो क्लोरोप्लास्ट बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है और उसके बाद राइबोसोम। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नाउ सेल्स विदाउट न्यूक्लियोलाई दे डाई बिकॉज दे डू नॉट पोजेस। तो बहुत आसान सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या होता है। देखिए, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी होती है वो होती है हमारे पास राइबोसोम्स की, और राइबोसोम को खुद बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राइबोसोम को खुद बनाने की जिम्मेदारी होती है न्यूक्लियोलस की। ये मैंने अभी बताया था आपको। तो प्रोटीन का जो बाप है वो राइबोसोम है और राइबोसोम का जो बाप है वो न्यूक्लियोलस है। तो अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियोलस ना हो तो क्या नहीं बनेंगे? राइबोसोम नहीं बनेंगे। जब राइबोसोम नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। अब प्रोटीन ना बनने से ऐसा क्या वबाल हो जाएगा भाई? तो भाई प्रोटीन्स ही होती हैं आपकी जो आपके मेनली फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है ज़्यादातर प्रोटीन्स है। बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है मेनली प्रोटीन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा है लिपिड के साथ प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है चीज़ों को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देना। अगर वो प्रोटीन ही ना हो तो बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के तकरीबन सारे ही स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियोलाई ना हो तो उसकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो राइबोसोम नहीं बना पाएगा और जब राइबोसोम नहीं बना पाएगा तो वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पर हर स्ट्रक्चर का अपना फंक्शन बताया है। जैसे कि सेंट्रियोल जो कि इस तरह का बैरल शेप स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन होता है सेल की डिवीजन। ये क्या करता है? धागे बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है जो कि क्रोमोसोम को आकर पकड़ते हैं। लाइसोसोम का काम हमने अभी बताया था कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो पुराना पार्टिकल होता है, जैसे कि अगर कोई प्रोटीन है जिसको तोड़ना है तो लाइसोसोम जो है वो अपने एंजाइम के जरिए उसे तोड़ेगा। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। उन सबको तोड़ने की जिम्मेदारी लाइसोसोम के एंजाइम्स की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनका ताल्लुक न्यूक्लियोलस से बिल्कुल नहीं है। ओके भाई, स्टेन एनिमल टिश्यू इज व्यूड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एट 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन। वी डोंट केयर क्या मैग्निफिकेशन है। विच ऑब्जर्वेशन कुड बी मेड? देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी लिमिटेशंस होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं, कुछ चीज़ें नजर नहीं आती। अगर आपको वो याद हो तो आपको पता होगा कि गोल्जी बॉडीज जो हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या है भाई, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते। ठीक है, तो ये अगर आपको याद था तो आपने दो ऑप्शन जो है ये रूल आउट कर दिया। अब अगर आप ये देखें ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या है भाई, न्यूक्लियर एनवेलप जो है यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपको पता है कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब आपको न्यूक्लियस तो नजर आ जाएगा लेकिन ये छोटे छोटे होल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप से आपको क्लियरली नजर नहीं आएंगे। लाइट माइक्रोस्कोप से आपको ऑर्गेनल तो नजर आ जाता है लेकिन उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर जो है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स, ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएंगे। तो आप ये भी नहीं देख के बता सकते। क्या बता सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटी छोटी बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो आपको ऑर्गेनल्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आ जाएंगे। इतना हद तक तो देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं देखा जा सकता। अच्छा भाई, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ये अभी 2-3 बार और आएगा। रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड, उन्होंने क्या किया, अमाइनो एसिड के ऊपर रेडियो एक्टिव मटीरियल लगाया और उसे सेल के हवाले कर दिया। कौन सा सेल है भाई? ये वो सेल है जो कि इंसुलिन बनाता है। अच्छा, अब ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये जो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड है इनका पाथवे क्या था, इनकी जर्नी क्या थी, पहले कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इनका रूट बता दें, सबसे पहले कहाँ नजर आएंगे, फिर कहाँ नजर आएंगे, फिर कहाँ नजर आएंगे। तो देखिए भाई, ये हमारे पास इन्होंने सेल दिया हुआ है। ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये पूरा मैं सेल बना रहा हूं। अब मैंने यहां से हवाले किए, ये हमारे पास मैं इसको लिख देता हूं ए। सो दिस इज अ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड। जब मैं इसे सेल के हवाले करूंगा तो सबसे पहले ये कहाँ आएगा, इस हिस्से के अंदर। ये एरिया क्या है? दिस एरिया इज साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले ये जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब 5 जो है वो साइटोप्लाज्म को शो नहीं कर रहा, 1 भी नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 कर रहा है। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन 4 वाले हैं उनमें से कोई करेक्ट आंसर है, 5 वाला नहीं है। सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, ये नहीं भी समझ आया कोई मसला नहीं है, उसके बाद देखें
साइटोप्लाज्म से होता हुआ ये अमाइनो एसिड किसके पास जाएगा? अमाइनो एसिड उसके पास जाएगा जिसको अमाइनो एसिड बुलाएगा। किसको? कौन है जो अमाइनो एसिड्स को बुलाता है? अमाइनो एसिड से बनना है प्रोटीन। कौन है जिसका काम है प्रोटीन बनाना? तो वो है राइबोसोम। तो ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं इस गली की तरह के स्ट्रक्चर पे, ये गली की तरह का जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं। तो ये अमाइनो एसिड अब जाएगा 4 के बाद, साइटोप्लाज्म से होता हुआ जाएगा राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स क्या करेंगे? इन अमाइनो एसिड को जोड़ेंगे और इनसे बनाएंगे प्रोटीन। तो सबसे पहले ये जाएगा 4 के पास, ठीक है, ये दोनों सही हो सकते हैं। उसके बाद ये जाएगा 2 के पास, इसमें 3 दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ए है। देख लेते हैं क्यों। जब ये राइबोसोम प्रोटीन बना देंगे उसके बाद ये दाखिल हो जाएगी इस गली के अंदर। ये जो आपको बीच का एरिया नजर आ रहा है, गलियां नजर आ रही हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर उसके बाद ये जा रहा है 3 में, ठीक है, 3 जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गली है। इसमें जाने के बाद क्या होगा? इस प्रोटीन को, ये जो अभी सिंपल सी चेन बनी है, ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, ये बिल्कुल सीधी सी चेन बनी है। अब हमें ऐसी चेन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसी चेन। तो जब ये गली में जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा? एक बैग में बंद किया जाएगा, इसको कहते हैं वेजिकल, और बंद करने के बाद इसके हवाले किया जाएगा। ये जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं फ्लैट से बैग नजर आ रहे हैं एक के ऊपर एक, दिस इज नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद 3 के बाद ये जाएगी 1 के पास, ये अमाइनो एसिड आपको नजर आएगा 1 के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इस सीधी सी चेन को फोल्ड करेगा और इसका जो शेप होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये उस स्ट्रक्चर के अंदर इसे ढाल देगा। 1 में जब ये काम हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जब ये काम कर देगा तो दोबारा इसे पैक करेगा, और पैक करने के बाद अब इसे सेल से बाहर की तरफ भेज देगा। तो अब ये 1 से होता हुआ जाएगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये जो बैग है ये जाकर मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। और अगर आपने एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा है तो आपको पता होगा जैसे ही ये बैग जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, बीच में एक एरिया बनेगा, ओपनिंग बनेगी, और यहाँ से ये जो प्रोटीन है ये सेल के बाहर चली जाएगी। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आई, उसके बाद गई राइबोसोम्स में प्रोटीन बनी, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गली में गई, वहां से इसे बैग में बंद करके भेजा गया गोल्जी के पास। किस लिए? मॉडिफिकेशन के लिए, चेंजेस लाने के लिए, और मॉडिफाइड होने के बाद उसे दोबारा बैग में बंद करके सेल के बाहर छोड़ दिया गया। सो ये पूरा पाथवे था जो कि आपको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड का मिलेगा। अच्छा, अगर इसे देखें तो मान लें कि साइटोप्लाज्म तक तो सही थे हम, उसके बाद डायरेक्टली 3 में और उसके बाद 2 में। तो देखें अमाइनो एसिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं जाता, अमाइनो एसिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहता है, बाहर रहता है, क्योंकि राइबोसोम्स ऊपर मौजूद होते हैं, अंदर मौजूद नहीं होते, तो इसलिए गलत हो जाता है। इसको अगर आप देखें, सपोज कर लें आप यहाँ से मान रहे हैं कि अमाइनो एसिड अंदर आ रहा है। पहली बात, अमाइनो एसिड को अंदर आने के लिए ना ये वाला प्रोसेस नहीं चाहिए होता, ये वाला प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बड़े पार्टिकल के अंदर आने के लिए होता है। अमाइनो एसिड के अंदर आने के लिए ना मेम्ब्रेन में इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, दरवाजे होते हैं जिनके थ्रू अमाइनो एसिड्स अंदर आते हैं। तो पहले तो ये यही गलत हो जाता है, लेकिन सपोज कर लें आपको ये आइडिया नहीं है और आप समझ रहे हैं कि अमाइनो एसिड बहुत सारे ग्रुप में आ रहे हैं, गुच्छा बन के आ रहे हैं, तो एंडोसाइटोसिस से आ रहे होंगे, तो ये बाहर जाने का रास्ता नहीं है, अंदर आने का रास्ता है, चलो मान लेते हैं। तो पहला 5 करेक्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1। देखिए अगर अमाइनो एसिड अंदर आया भी है ना तो फौरन से गोल्जी के पास नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। इसको अगर आप देखें तो अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गली में अमाइनो एसिड का कोई काम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गली के अंदर प्रोटीन बन के जाती है, ठीक है, तो इसलिए बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। नाउ हाउ डू माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट? अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो दोनों में होता है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, जबकि क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भाई एटीपी जो है वो सिंथेसाइज होती है ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जिन लोगों को ये पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी बनाना है तो वो इसी को टेक कर देंगे कि भाई हाँ भाई बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एटीपी बनता ही है, इसके तो काम ही यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी नहीं बनता। देखिए क्लोरोप्लास्ट का मेन जो एम है ना वो क्या है, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली ग्लूकोज बना देता है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा हो चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर ये मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ क्लोरोप्लास्ट का, तो ये 2 मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं एक के ऊपर एक चढ़े हुए। इस एक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड का, और ये जो थाइलाकॉइड का एक ग्रुप बना हुआ है ये दिस इज कॉल्ड ग्रेनम,
और ये जो बाकी का एरिया है, दिस एरिया, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो रिएक्शंस के अंदर होता है, एक कहलाता है लाइट रिएक्शन और एक कहलाता है डार्क रिएक्शन। क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, एक कहलाता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है ना वो इस पार्ट के अंदर होता है, जैसे आप कहते हैं थाइलाकॉइड, या थाइलाकॉइड से मिलके जो बना हुआ ये, जिसे आप कहते हैं ग्रेनम। अब इस लाइट रिएक्शन में करते क्या है, जो सन से लाइट आ रही है उसे स्टोर करते हैं किसमें, एटीपी के अंदर। तो एटीपी तो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, डार्क रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, इस स्टोर्ड एनर्जी को, देखिए सनलाइट की एनर्जी डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल होती कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने के लिए, बल्कि सन से पहले एनर्जी को स्टोर किया जाता है इसमें, और फिर इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर जो होता है स्ट्रोमा में। तो एटीपी इनडायरेक्टली बन रही है। ठीक है, तो ये वाला जो डिफरेंस है ये नहीं है। उसके बाद डीएनए इज फाउंड ओनली इन द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल गलत बात है, डीएनए भी दोनों के अंदर पाया जाता है, तो ये भी कॉमन पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। और क्या है भाई, तो ये भी गलत है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स दे आर फाउंड ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात भी गलत है। अभी जो मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन, अगर आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरह के कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका काम, एंजाइम्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं, इनका काम, ये जो चेन है ये पूरी चेन कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है और इसकी मदद से एटीपी प्रोडक्शन होती है। इसी तरह की चेन आपने पढ़ी होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड है, जो कि इस तरह का बैग है, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर भी इसी तरह की एक चेन लगी हुई होती है, वो भी कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एंजाइम्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है, तो ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तीनों डिफरेंसेस नहीं है। द लास्ट थिंग इज कि NADP जो है ये फाउंड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दिस इज द राइट आंसर। अब ये NAD और NADP है क्या, देखिए इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जब भी सेल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सेल के पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो होगा क्या, ये भिखारी आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सिमिलरली ये भिखारी आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। पहले इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन मिला इसके ऊपर आया क्या, नेगेटिव चार्ज, सॉरी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ इसके ऊपर से हाइड्रोजन इसके साथ चिपक गया, ये बन गया NADH। सिमिलरली ये NADP जो है ये भी कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर। ये वाली फॉर्म इनकी वो है कि जब इनके पास इलेक्ट्रॉन है और जब सेल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल जाएगा और ये वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे अपनी इसी हालत के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर बिहेव करते हैं, ये को एंजाइम के तौर पर बिहेव करते हैं, ये एंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं। अच्छा, अब ये आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के अंदर, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है या क्रेब्स साइकिल पढ़ी है तो क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको नजर आया होगा NAD और NADH, ठीक है, ये नजर नहीं आया होगा। ये आपको कहाँ नजर आया, ये आपको वहां नजर आया जब आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से निकलते हैं और मूव करते 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 फाइनली इसके पास जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। NAD जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और NADP जो है ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है, ये बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आपको आप खुद पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं इन्होंने पूछा क्या है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने पूछा कि भाई एक ऐसा सेल के जिसके अंदर न्यूक्लियोलस ना हो, तो उस सेल का क्या होगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई एक एनिमल था, ठीक है, उसके बच्चे हुए, कुछ बच्चों के सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियोलाई था, किसी के अंदर दो दो न्यूक्लियोलाई थे, किसी के अंदर किसी के अंदर एक न्यूक्लियोलाई था और किसी के अंदर न्यूक्लियोलाई था ही नहीं। वो बच्चे के जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियोलाई नहीं था वो मर गए। क्यों मर गए ये पूछा उन्होंने। तो भाई अगेन सिंपल सा आंसर है कि उनके सेल के अंदर क्या नहीं बना होगा, राइबोसोम नहीं बने होंगे, और राइबोसोम ना बनने की वजह से वो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर ना कर सके होंगे। तो इतना लंबा सा सवाल दिया कंफ्यूज करने के लिए, बाकी बात जो है वो सिंपल सी पूछी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड। अच्छा, ये वही क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट तरह से पूछा गया है कि इस सेल को इन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड दिए, अब बता दें कि वो कहाँ कहाँ आपको नजर आएंगे। अच्छा, इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि इन विच सेल स्ट्रक्चर विल द रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट अपेयर, सबसे पहले जो है वो आपको कहाँ नजर आएगी। तो देखिए अगेन, अगर ये अमाइनो एसिड है तो ये सबसे पहले आपको नजर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के ऊपर कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ।
साइटोप्लाज्म के बाद ये जाएगा कहाँ पे, जहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ये जाएगा यहाँ पे सी के ऊपर। सी जो है हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके बाद जो है ये जाएगा बी के ऊपर, और बी के बाद जाएगा ये ए के थ्रू सेल से बाहर। तो हमने जो है वो सबसे पहला पॉइंट जहाँ पर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड मिलेंगे, तो वो हमारा आंसर जो है वो सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई? वाह भाई वाह, इतना सवाल, इतना आसान सा सवाल। तो द फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल गलत बात। द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमेयर्स, बिल्कुल गलत। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, बिल्कुल गलत। क्या फंक्शन है भाई उसका, न्यूक्लियोलस का? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम के अब्बू जी हैं। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन। रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड इन्होंने दिए किसको? पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स को, यानी पेनक्रियास के उन सेल्स को जो एंजाइम्स बनाते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन विच रेडियो एक्टिविटी विल अपीयर? सबसे पहले कहाँ नजर आएगा भाई? हम पहले ही पढ़कर आए हैं कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आएगा, तो ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है। साइटोप्लाज्म के बाद हमें पता है कि जहां प्रोटीन्स बनती हैं, राइबोसोम जहां पर बैठे होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो साइटोप्लाज्म के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें साइटोप्लाज्म के बाद दिया हुआ है लाइसोसोम। देखें, लाइसोसोम का काम चीजों को तोड़ना होता है, बनाना नहीं होता। तो लाइसोसोम जो है ये किसी भी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम नहीं करते, तो अमाइनो एसिड इनके पास नहीं जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये प्रोटीन जाएगी गोल्जी के पास। गोल्जी क्या करेगा? इस प्रोटीन की चेन को फोल्ड करके उसका शेप बना देगा। सो ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ इन यूकैरियोटिक सेल्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस इन विच अदर ऑर्गेनल डज ट्रांसक्रिप्शन अकर। इतना प्यारा सवाल है ना ये, मतलब बहुत बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा गया है। अगर किसी को ट्रांसक्रिप्शन याद नहीं रहा तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन कहते किसे हैं? डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये अगर हमारे पास डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है और ये सिंगल धागा बनता है। ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो अब इससे आपको पता लग गया कि ट्रांसक्रिप्शन वहां होगी जहां पे क्या पाया जाएगा? जहां पे डीएनए पाया जाएगा। तो सेल का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर डीएनए होता है? स्टूडेंट को एक बात जरूर पता होती है कि वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से मिलकर बनता है। लेकिन वो कौन सा स्ट्रक्चर है कि जिसमें न्यूक्लियस के अलावा कौन सा स्ट्रक्चर है कि जहां पर डीएनए पाया जाता है? तो वो दो स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट्स बोथ के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। तो इनमें अगर आप देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल नहीं, गोल्जी एपरेटस बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है जहां पर डीएनए है, और जब डीएनए होगा तो उसी से आरएनए बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है। तो ये बहुत प्यारा सवाल है। राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता, तो इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। नाउ व्हिच सेल कंपोनेंट्स when appropriately stained will be clearly visible under the high power of light microscope? वही क्वेश्चन उन्होंने दोबारा दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या चीजें नजर नहीं आती। उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम था, लाइसोसोम था। तो यहाँ पर अगर आप देखें लाइसोसोम दिया, ये नजर नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इनमें से कोई है, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा है कि ये नजर नहीं आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नजर नहीं आएगा। ये दो आंसर तो थे ही नहीं। इसमें दिया हुआ है नजर आएगा, तो ये गलत आंसर है। इसमें दिया हुआ है नजर नहीं आएगा, ये वाला सही आंसर है। लाइसोसोम नजर नहीं आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट नजर आता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। नाउ द डायग्राम शोज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, इन विच सेल कंपोनेंट इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन मॉडिफाइड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने बस सिंपल सा कहना था मॉडिफिकेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि मॉडिफिकेशन किसकी जिम्मेदारी, में बार बार समझा चुका हूं। जब भी कोई प्रोटीन बनती है तो वो बनती है इस स्ट्रक्चर के अंदर। कहाँ है ये मार्कर? हाँ, बी के अंदर। बी जो है हमारे पास ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये जो गलियों की तरह फैला हुआ है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें बनने के बाद वो जाती है इस स्ट्रक्चर के पास, जिसको यहाँ पे ए लेबल किया हुआ है, दिस इज नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये वो स्ट्रक्चर है, अगर प्रोटीन इस तरह की बनी है तो ये इसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है। मॉडिफाई में शेप चेंज भी आता है, मॉडिफाई में एडिंग कार्बोहाइड्रेट की कोई चेन लगाना भी आता है, प्रोटीन का कोई टुकड़ा निकालना भी आता है, डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं, सब जिम्मेदारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की होती है। डी की अगर मैं बात करूं तो डी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन।
सी जो है ये लग रहा है ये सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल का जो फंक्शन होता है वो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन।